अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारे शो को एक हफ़्ता, इस नए फॉर्मेट को एक हफ़्ता हो गया है और आप लोगों की दाद, आप लोगों की तारीफ़ों की वजह से हमारा खून जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है और आप लोगों की एप्रिसिएशन और आप लोगों का फीडबैक ये बड़ा मैटर करता है। और हम तो वो हैं, स्पेशली मैं ख़वातीन की बात करूँ कि ख़वातीन की छोटी सी भी तारीफ़ कर दी जाए ना तो वो खुश हो जाती है, उनका सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। घर आपने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, ख़वातीन खुश हो जाती हैं। आप अपनी लाइफ को बड़ा बैलेंस करके जी रही हैं, यानी कि अपने दफ्तर के काम को भी अच्छा देख रही हैं और आप अपने घर को भी बहुत अच्छे तरीके से देख रही हैं। आपने अपने बच्चों के कपड़े कितने अच्छे बनाए हैं, देखिए आपने अपने घर में पेंट कितना अच्छा कराया है, आप चाय कितनी अच्छी बनाती हैं, आप खाना कितना अच्छा बनाती हैं, आप गुफ्तगू कितनी अच्छी करती हैं। छोटी छोटी ऐसी तारीफ़ें हैं कि अगर हम ख़वातीन की करते भी हैं तो वो खुश हो जाती हैं। पता नहीं लोग क्यों अपने जोक्स में ख़वातीन को लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि भाई ख़वातीन तो कभी खुश ही नहीं होती हैं। आपने नोट किया होगा हमारे जितने भी ऐसे जोक्स होते हैं ना वो बड़े जेंडर स्पेसिफिक जोक्स होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ना ख़वातीन को हिट कर रहे थे। भाई ख़वातीन को तो पता ही नहीं होता उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए, ख़वातीन तो कभी खुश नहीं होती, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद जाएँ अपने किसी भी रिलेटिव के घर, वो खातून जो कि होम मेकर हैं, यानी कि जो कि जॉब नहीं करती बट येस वो 24 आवर्स की जॉब करती है अपना घर संभालने का, आपसे उनके घर में जाते साथ यही कहते हैं कि वाह भाई आपके घर का कितना अच्छा हो रहा है ना, आपके घर से कितनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, आपने कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। वो खुश हो जाएंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगी। ये छोटी छोटी एप्रिसिएशन जो है ना ये बड़ी मैटर करती है। और हमारे तो आपको पता है ना कि मसला क्या है कि हम उन ख़वातीन को अप्रिशिएट नहीं करते जो कि सारा दिन जो है वो ऑफिस के बाहर भी काम करती हैं, फिर आके घर भी संभालती हैं, घर में आके किचन में भी काम करना तो सब कुछ करना होता है, हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, उनमें से इतनी मीमेक्स निकाल रहे होते। तो वो ख़वातीन जो कि घर में रहती हैं, वो होम मेकर जो घर की तमाम तर चीज़ों को देख रही होती हैं, उनकी हमने कहाँ तारीफ़ करनी, हम तो उनको लेते ही बड़ा ईजी हैं। तो आज हम अपने शो में जो है ना वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कुछ बड़ी अहम ख़वातीन को जिन्होंने अपनी घर की लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बैलेंस किया है। नॉट इवन बैलेंस किया है बल्कि उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि उनका विस्डम कितना है और वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ वो शेयर भी करती हैं। तो आज मैं भी चाहूँगी कि हम उनको अपने शो में जो है वो दावत भी दें और उनसे, उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखना शुरू करें। मेरी जनाब, ये मुझे पता था कुछ ना कुछ होता है। आज मैंने सोचा था कि मैं झूले पर बैठूंगी, लाइव नहीं बैठूंगी, झूले गिर जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, रिसीवर मेरा गया, दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि लाइव शो में तो होता ही है कि आपकी कभी वायरिंग आउट हो जाए। तो जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं, हसीन, जमील और उनका प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो उनकी बड़ी खिदमात हैं। तो सबसे पहले तो मैं जिनको दावत देने जा रही हूँ जनाब, वो पाकिस्तान की बैक इन अ टाइम जब वो बिल्कुल यंग थे तो वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स, आई मीन अगर मैं सुपर मॉडल का नाम अगर मैं लूँ तो मेरे ज़हन में वही आती थी। उनके बाद फिर उन्होंने ड्रामास में अपना किरदार अदा करना शुरू किया और वो क्या कमाल एक्टिंग करती है। ये स्पेसिफिकली जो आज मेरी जो 3 ख़वातीन गेस्ट है ना, मैंने इनको देखा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने लर्न करना नहीं छोड़ा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपको पता हो कि हाँ भी हमें लर्न करना है मज़ीद बहुत सारी चीज़ें, ऐसा थोड़ी कि हम कहीं रुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं दावत देना चाहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी स्टूडियो में जितने भी लोग हैं, जितने भी जोरदार ताली में वेलकम करेंगे सीमी बादशाह को। अस्सलाम वालेकुम। इतनी सारी तारीफें मदिया, थैंक यू सो मच। जितनी भी की जाएं सीमी जी आपके लिए तो बड़ी कम है, क्योंकि हमेशा से डबिंग से मिली हूँ, एक तो बहुत बहुत प्यार देती हैं और ये पर्सनालिटीज़ ही ऐसी जनाब, क्योंकि वो हम्बल पर्सनालिटीज हमने बुलाई ना जिनसे आप सीखें। हमारी जो दूसरी जो गेस्ट हैं वो होस्टिंग भी कर चुकी हुई हैं, वो एक्टिंग भी करती हैं और जनाब वैसे भी अगर हम वो कहते हैं ना कि जो गुफ्तगू करने का जो सलीका है और बात करनी कैसे चाहिए, हमें इनसे सीखनी चाहिए। जोरदार तालियों में आगे हम वेलकम करने जा रहे हैं हिना ख्वाजा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वैसी ही प्यारी। क्या एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी, आ रही क्या ज़बरदस्त बाल लग रहे हैं आपके, यहाँ बड़े बड़े प्यारे इनके बाल लग रहे हैं। और हमारी जो आज की तीसरी गेस्ट है वो इन दोनों की दोस्त तो हैं ही, लेकिन साथ में, और आपने इनको टेलीविजन पे भी देखा हुआ, लेकिन टेलीविजन के पीछे रह के इनकी खिदमात ज़्यादा हैं। मतलब फिल्म्स, ड्रामास, बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। जोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं मिसबा खालिद को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल, कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। बिल्कुल जी, फहमिया जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन ख़वातीन से बात करूं, मुझे ना ज़रा एक सानहे की बात करनी है जो कि कल रात हुआ। वो सानहा हुआ और हम पे बीत गया
और आप लोगों को पता है मैं कौन से सानी के वाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से हम गुस्से में मेकअप रूम में भी मुसलसल दबड़ दौड़ बोले जा रहे थे उस पर। कल पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच था, किसी को नहीं पता, ऑफ कोर्स हर बंदे मैच देख भी रहा था। और जो शिकस्त में हुई है, वैसे पहले आप मुझे बताएं, आपने मैच देखा कल का? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखा ना? नहीं, इन्होंने देखा। इनको आपको पता था कुछ ऐसा हो जाएगा? हाँ, धड़का लगा रहता है ना। ये बड़े दिल गुर्दे वाला बंदा जरा वही मैच देख सकता है। आपने मिसबा जी? मैं दिल गुर्दे वाली हूँ, मैंने देखा था मैच। देखा तो हो, और बहुत ही दुखी हूँ सुबह से। मैं ब्रेक में आपको एक लेदर से जप्पी दूंगी क्योंकि ये इतनी हिम्मत, इतनी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए ना कि हर वक्त उम्मीद हमारी जिंदा हो जाती है फौरन कि ये होगा। मेरा मसला है कि मुझे जहाँ से नेगेटिव वाइब आती है ना, मैं उस जगह से हट जाती हूँ। बिल्कुल सही कहती हूँ। और मुझे पता था कि ये नेगेटिविटी आ चुकी है और इसके पीछे जो कहानियां हैं वो भी हैं, तो बेहतर है कि अपना दिल ना जलाओ। और कुछ इतना है ना दिल जलाने की। ये बात बिल्कुल सही है। बेवकूफ लोग होते हैं ना, होप वाले, बिल्कुल, वो लास्ट मिनट तक लगे होते कि शायद देखो शायद ठीक हो जाए। मैं आपको मिस जी, मुझे भी लगा जब मुझे पहली इनिंग में मेरे हस्बैंड ने बताया ना कि भाई 120 रन का जो टारगेट है, मैं खबरें तो मैं भी मुसलसल देख रही होती, अच्छा मैच नहीं देख रही पर खबरें देख रही हूँ, तो मैंने तो सपने बुनना शुरू कर दिए। अच्छा, मेरे सपने नहीं टूटे, अवाम के भी सपने टूटे। अवाम का क्या कहना था जरा आपको सुनवाती हूँ। नहीं चाहते तो नए प्लेयर्स लाए जाए, इसमें से सियासत खत्म हो जाए। ऐसी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस पहले देखने में नहीं देखी इस टीम की। ऐसी टीम को चाहिए कि इनको ना वापस बुला लिया जाए और इनसे कोई और काम लिया जाए। 120 का बड़ा टारगेट नहीं है, इतना बड़ा, ये कोई छोटी टीम होती वो भी बना लेती। बाबर आजम से लेके अहमद वसीम तक सब ने बोले जाया की हैं, इतनी बोले जाया की हैं कि जिनसे मुझे उम्मीद थी उन्होंने भी मैच को हरा दिया। आप जीतें या हारें, हमें आपसे प्यार नहीं रहा, बराए मेहरबानी आप 2 मैचेस खेल के वापस आएँ और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। बहुत बुरा लगा कल के मैच के लिए, तो काफ़ी लोगों के मतलब जो थे ना हमने लगाई थी उम्मीद, काफ़ी टूटी। लेकिन देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगी कि हमें इतना नेगेटिव पहलू नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव पहलू भी तो देखें ना चीज़ों का। कि अब ये पाकिस्तानी टीम मुल्क वापस आके अपनी ईद बनाएगी, मतलब अब प्रदेश में इतनी बनाएगी जो हालात उनके रह गए हैं। ईद मनाने के काबिल रहे हैं। हाँ, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ सिर्फ आप प्लेयर्स को नहीं कहना, आप सारे कोचेस को भी फायर करें। जो इतनी बड़ी बड़ी अपनी जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने सिलेक्ट किया है, सबको फायर करें, नया बनाएं। अच्छा, लेकिन मसला है ना कि ये कोई ये 1-2 साल से प्लेयर्स नहीं खेल रहे, ये प्लेयर्स पहले से भी खेल रहे थे। मास्टर से पहले भी इन्होंने हमारी नैया डबोई और अभी भी आके डबोई। और ये मैं पहले भी बात की थी ना कि हम इतने बड़े बड़े स्टार्स, ये बाबर आजम, ये सब लोग, प्लीज मैं टीम से कहूंगी कि अगर हमारे साथ हमारे जो स्पेसिफिकली वो लोग जो कि स्टेडियम में मैच देखा भी है, अगर वो भी हमें ज्वाइन कर लें तो कोशिश हम करेंगे कि हम सवेरा से भी बात कर सकें। बिल्कुल सवेरा पाशा वो मौजूद थी वहाँ स्टेडियम में मौजूद थी, उन्होंने वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने लोगों का सेंटिमेंट देखा है। और वो वही बात करूँगी ना कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खेलते हैं, उनको अपनी ICC की रैंकिंग बेहतर करनी है। अगर हम बाबर आजम को देखें, उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ICC की रैंकिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन जब वो टीम की कैप्टनसी कर रहे तो टीम की रैंकिंग कहाँ खड़ी है भाई? आप अगर हमारे सामने अगर इंडियन जो टीम यहाँ खड़ी है तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं खेल रहे होते, वो एक कलेक्टिवली टीम की तरह खेल रहे होते हैं। तो ये हम पहले तो टीम बनाए ना इनको। एक चीज और आप नोट करें, यही प्लेयर्स चंद साल पहले 3 साल पहले परफॉर्म कर रहे थे। उस वक्त कैप्टन भी ये नहीं थे, बड़ा मसला था। लेकिन आपके बोर्ड पे कौन लोग बैठे हुए थे, आपकी PCB में कौन लोग बैठे हुए थे? अच्छा, वो लोग थे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन अगर मैं फैसल हुसैन को पाकिस्तान लाया गया था बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल। लेकिन अगर मैं 2 साल की बात करूं, नहीं, इवन देन पाकिस्तानी टीम डिड नॉट परफॉर्म वेल। दे वर ट्राइंग, देखिए परफॉर्म वेल करनी है, वो बिल्डिंग है ना। मदिया, इट्स नॉट हम ये नहीं कहते कि आप हर मैच जीतें, हम ये कहते हैं कि लगे कि आप मेहनत करके हारे। अगर हारते भी हैं तो आपने उसमें अपना 100% एफर्ट वो नजर आना चाहिए। जब लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हम अभी का नहीं रो रही है, पहले भी जो हमारे मैचेस होते हैं T20 का, पहले भी जो वर्ल्ड कप हुआ था और उससे पहले वो भी एग्जैक्टली सेम है। हमने ऐसी ही तकलीफ से गुजर के अपने सारे मैचेस देखे थे। तो इट्स अ हाई टाइम नाउ कि जो बाहर बैठे लोग, जो कायदे में ट्रॉफी वगैरह हो रही होती है ना, वहां से लोगों को उठा के लेकर आए और खुदा के लिए बैन करें इनके सारे एड्स जो कमाल के इतने कर रहे होते हैं और वो कमाल परफॉर्मेंस ही दिखा सकते हैं। आई एम सॉरी आपको लगेगा आज मध्य को क्या हो गया, लेकिन भाई दिल मेरा जला हुआ है, भुना हुआ है। सिलेक्टर्स भी जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये थोड़ी कि आप इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेके आप कर रहे हैं। Accountability should start from the top. Right from the top. And the right people, like I'm saying, people who know about cricket, who've been in cricket and who understand the game. लेकिन उसमें भी आपको पता है कि हमारे प्रोफेसर साहब, मतलब वो भी तो कॉफी शॉप पे, मतलब वो बैठे हुए बेगम के साथ कॉफी पी रहे, फ्लाइट मिस हो गई उनकी, फिर वो ना बोलने देते थे प्लेयर्स को। ये भी बड़ा मसला है
ना, एक तो हमारी क्रिकेट में से खुदा के लिए सियासत को बाहर निकाल दें। हाँ, ये बड़ी बिल्कुल सही बात। और ये सियासत कोई अभी नहीं है, ये सियासत पता नहीं कितने अरसों से हमारे क्रिकेट में हो रही है। और जो अच्छे कैप्टन हैं उनको दोबारा मौका दें। आप बेचारे बाबर के कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है, खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे, टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही। इट्स अ हाई टाइम। देखिए जिस दिन हम इस फील्ड को सिंसियर हो जाएंगे ना, हर चीज हमारी, हर फील्ड जो है ना, हर चीज अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी दुआ के साथ जी फिर हम अपने शो का जो बाकायदा आगाज करते हैं, क्योंकि यकीन माने मैं कल रात बड़ी खुश थी। मैंने कहा जी पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, बुलाओ, ये करो वो करो। मैं तो दिन में सोची थी भंगड़े वाले बुलवा लेंगे, लेकिन शुक्र है हमारा खर्चा बचाया। लेकिन कहते हम खर्चा भी कर देते, जीत तो जाते। खैर चले जी, छोड़े। अच्छा मैं क्या कहते हैं, आपसे इसी में शुरू करूंगी। आप कैसे आई फील्ड में, और जब आप फील्ड में आ रही थी, हादसाती तौर पे आई, और जब आप फील्ड में आई तो आपको था कि आप माशाल्लाह से इतना लंबा टाइम आप ज़बरदस्त तरीके से अपनी जिस कैपेसिटी में, जिस रोल में जाएंगी, आप you'll ace it? बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज टोटली अ कोइंसिडेंस। मेरी फ्रेंड के लिए एक मॉडलिंग की थी, वो सोच के कि चलो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, तस्वीरें खींचेंगी, और दैट्स इट। उसके बाद मुझे फ्रेंड कौन थी? आप कराची में होती थी? हाँ, मेरी फ्रेंड कराची में होती थी। सो हमने ऐसे ही किया, हम लोग मिलके ना कुछ डिज़ाइनिंग का शौक़ हुआ हमें कि हम कुछ कपड़े बनाते हैं। तो जब हमने मॉडल्स की सर्च करनी शुरू की तो उस टाइम पे अनीता यूब थी मॉडल, और एक दो और थी जिनका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने चार्ज बहुत ज़्यादा किया हमसे, तो हम ज़रा लो उस पे जा रहे थे, लो बजट था। अच्छा ये कुछ पिक्चर्स हम आपके सामने लगा भी रहे हैं। ओह माय गुडनेस, हसीन। ये कहाँ से मिली वदिया तुम्हें? ये बस देखे जबरदस्त। ये मुझे जरा, मैं सामने इस टाइम के वाले से पूछूंगी भी कि ये कौन से टाइम है? ये बिल्कुल आप वो टाइम थे जब आप बिल्कुल शुरू में नहीं आई थी, या फिर आगे जाके टाइम आया था? आई मीन लुक एट यू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। वाओ वाओ, ये हमेशा से हसीन थी भाई, हमेशा सिंस ऑलवेज। तो सीमा मतलब फिर आपने फिर जब ये सारी मॉडल्स थी, और खैर उस वक्त तो बहुत कम मॉडल्स हैं, ऑफ कोर्स में आपका नाम भी था, तो इसलिए जब हम नाम लेते हैं तो हमारे पास चंद ही एक दो ही मॉडल सामने आती हैं। तो फिर उन्होंने चार्ज ज़्यादा किया, तो आपने कहा कि चलो हम खुद ही कर लेते हैं, हम खुद कर लेते हैं। हाँ। तो इस तरह मेरा ये मॉडलिंग फील्ड में मैं एंटर हुई हूँ, और फिर मैंने हिना के साथ भी मॉडलिंग की है। हिना, बल्कि हिना ने आपको करवाई थी। एग्जैक्टली यार, आई स्टार्टेड डूइंग अ शो। वो मेरा पहला शो था, मैं भी बाय डिफॉल्ट फंस गई थी उसमें, क्योंकि कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया, शो डिजाइन कर दिया, अब उसकी होस्टिंग कौन करेगा? हाँ, क्योंकि वो तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था शो। सो सीमा ताहिर, इनको मैं कहती हूँ ना, हमारी बहुत सारे लोगों की टीवी मॉम है वो, तो उन्होंने जबरदस्ती हमें बिठा दिया, और फिर एक हमने प्रोग्राम जो डिजाइन किया, हमने कहा उसके लिए तो ये परफेक्ट है। सो हमने कैलेंडर भी किया था। आई स्टार्टेड बेसिकली पुटिंग थिंग्स टुगेदर, कोऑर्डिनेटिंग देम, प्रोड्यूसिंग देम। तो कैलेंडर की शूट भी की। फिर वही होता था ना कि जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो चलो खुद भी बीच में मॉडलिंग कर लो, थोड़ा बजट कम है। तो तुम्हारा वही सवाल है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। ये फॉर फन सेक हुआ था सब कुछ। जब मुझे मैगजीन से ऑफर्स आनी शुरू हुई तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा काम है कि आप कपड़े भी अच्छे पहने, आप अच्छे भी लगे, आपको पैम्पर भी किया जा रहा है, आपका मेकअप भी बहुत अच्छा हो रहा है और उसके पैसे भी मिल रहे हैं आपको। घर वाले मान गए थे? घर वाले इतना इजीली तो नहीं माने, बट मेरे जो मदर साइड के लोग थे उनको बहुत ऑब्जेक्शन था, बट इन लॉज में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इवन हस्बैंड ने भी नहीं किया। मतलब जब आपने मॉडलिंग शुरू की थी उस वक्त आपकी शादी? मेरा जो बेटा था उस वक्त 10 साल का था। रुक जाए यानी कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं 10 years, मुस्तफा was 10 years आप ऑलरेडी Ali was I think 8 years old, yeah, जब मैंने स्टार्ट की थी मॉडलिंग। डबल मुबारक। मुझे लगा हो सकता है कि आपको आपके मियां ने किसी फैशन शो में देखा, उनको बहुत पसंद आई, लेकिन नहीं। अब तो बच्चे मुझसे इतने बड़े लगते हैं, मैं कहती हूँ खुदा के लिए कुछ वेट कम करना शुरू करो अपना, मुझसे बड़े लगने शुरू हो गए हो आप लोग। अच्छा, तो बच्चे से बड़ा एंजॉय करते होंगे जब वो देखते होंगे कि उनकी बच्चों ने कभी देखा ही नहीं ना करें? नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं, शोबिज़ लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, इवन हस्बैंड भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई। बट जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती होंगे तो वो उनके वो जो टीचर्स वगैरह तो बहुत नहीं, देखो उस वक्त जो मैगजीन का दौर था ना, सोशल मीडिया नहीं था और टीवी कमर्शियल्स थे, दैट्स इट। तो इतना आपको इस हालत में तो पहचान लेंगे, बट दूसरी हालत में लोग नहीं पहचानते थे। एक छोटा सा मैं तुम्हें एक किस्सा सुना दूं। मैं लाहौर जा रही थी फ्लाइट पर, मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, वो
ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। कहती मेरी जो फेवरेट मॉडल है ना वो सीमी पाशा है। ठीक है, क्यों नहीं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, वो बहुत वर्सेटाइल हैं, वो हर मेकअप, हेयर डू, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से कैरी कर लेती हैं। मैंने कहा ओके। तो मैगज़ीन लेकर आती हैं। उस ज़माने में हमारी PIA में मैगज़ीन्स आते थे, न्यूज़पेपर्स आते थे। मैग था, मैग तो PIA के मॉडल, वो बहुत पुरानी कहानी बता रही थी। आप पानी मांगे तो वो पूछती नहीं दोबारा। तो वो मैगज़ीन लेकर आई, वो कहती देखिए मेरी फेवरेट मॉडल कवर पेज पे आई है। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर जब मैं फ्लाइट से मैं निकल रही थी दरवाजे से, मैंने कहा आई एम सीमी पाशा। तो वही ऐसे थी, क्योंकि हम इस तरह पहले नहीं रहते थे, मेकअप के बगैर रहते थे। अब तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया ना कि बाहर निकलें तो कोई तस्वीर ना खींच ले, कोई थोड़ा सा, हम तो अभी भी वैसे ही हैं, मुंह धो के निकल जाए। हाँ, मुंह धो के निकल जाए। तो वो इसलिए मेकअप भी, पर उसके बाद अब तो फिल्टर भी आ गया ना, मतलब अच्छा वाला मेकअप तो कर ही लिया, लेकिन उसके बाद फिल्टर अब तो पहचाने नहीं जाते लोग। बताए वो आती है, नई एक्ट्रेसेस आती हैं, उन्होंने पहले अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ होता है, वो आती हैं और वो वॉक इन करती हैं ऑडिशन के लिए, और आप कहते हो वेयर इज शी, मैं हूँ, एंड यू आर लाइक ओके, यू नो इट्स लाइक एवरी सेकंड पर्सन। अब क्या चेंज हुआ है कि अब आवाज से पहचान लेते हैं लोग। मास्क पहन के जाती हूँ बाहर, स्पेक्ट्स लगा कर जाती हूँ, तो कोई नहीं पहचानता, क्योंकि बुरे हाल में ही रहते हैं, जाहिर सी बात है, डे 1 से। तो आवाज से पहचान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ये चेंज आया है। अच्छा, आप कैसे आए भाई? और मतलब डायरेक्शन में आपने नहीं सोचा कि नहीं मैं कैमरे के सामने ही रहूंगी तो बेहतर है? आपने कहा नहीं, मुझे तो जब कैमरे के सामने मैं गई थी कॉलेज के उसमें, बट मुझे तो उसने नहीं, जिस दिन व्हेन आई वेंट तो फर्स्ट डे था। मैं हमेशा बताती हूँ, ऊपर ज़हीर खान साहब होते थे, बजिया का प्ले था, एंड PTV का मॉनिटर्स लगे हुए थे। सो आई एक्चुअली, एंड दे टुक मी देयर एंड दे सेड कि वो लड़की बेचारी किसी को निकालना था, कि वो जो करी वो तुमने करना है। दैट वाज माय ऑडिशन एंड माय शूट। सो व्हेन आई एंटर्ड आई फेल इन लव विद दिस फील्ड। I just went and I saw all those monitors and I saw Zahir Khan sitting there ordering everybody. मैंने कहा this is my thing. I want to order people. I want to tell them what to do, and I don't want to be on the other side of the screen. So I did a few plays and everything, and then I got into direction. And, you know, तो डायरेक्शन का लेकिन अपना ही वो एक मजा है। भाई फिर स्कॉलरशिप मिल गई थी, वी वेंट टू न्यूयॉर्क। जब आप एक दफा वो ट्रेन हो जाते हो ना, नाम ले, मैं प्लीज, लेकिन देखो अच्छे लोग भी जाते हैं और अच्छा काम भी करके आते हैं, और जो लोग मेहनत करके आते हैं न्यूयॉर्क मैं सोच रही हूँ कल का मैच जाए। अच्छा, ये आप लोग की कुछ पिक्चर्स भी हम शेयर करें, अगर आप लोग बता सकें ये है, कहाँ की पिक्चर्स हैं, ये कौन से मौके के पीछे मेहंदी वाला हाथ की बेटी की मेहंदी की है, और ये नाइला जहां, बहुत कमाल एक्ट्रेस थी है। ये अभी रिसेंट हमारी लास्ट वीक की है मिसबा सिमी के साथ। क्या बात है ना चिंगू, कितनी पुरानी दोस्ती माशाल्लाह से हमारी बहुत। हम तो शुरू में फैशन शोज किया करते थे भाई। सिमी यूज्ड टू बी आवर टॉप मॉडल, सुपर मॉडल। अच्छा, पहले ना टाइम में मॉडल्स भी वो हिनाशी डिफरेंट थी, मतलब होता था आपकी एक हाइट होनी चाहिए। अब तो मैं बहुत सी मॉडल्स को देखती हूँ तो वो मुझे हो रहा था कि नहीं, इनकी तो वैसे हाइट ही नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मुझे हमेशा बचपन में कहते थे तुम्हारी हाइट कितनी अच्छी है, आप तो मॉडल बन सकती हो, तो मुझे था अच्छा मैं मॉडल बन सकती हूँ, मेरी हाइट अच्छी है। आई थिंक मदिया वो फर्क होता है, रैंप का अलग होता है, बिकॉज आई मॉडल्ड बट आई एम नॉट रैंप हाइट एंड आई डेफिनेटली वाजंट सपोज्ड टू बी। वो ये होता था कि जो कोई चैरिटी शोज है, किडनी सेंटर बन रहा है या SOS का है कुछ, तो वो अम्मी अब्बू कह रहे थे कि हाँ करो मॉडलिंग, और वो भी हमारी टीचर्स थी, कभी मिसेस बलगरामी कर रही हैं तो कभी माहिना आंटी कर रही हैं। एंड आई यूज्ड टू से कि अब्बू आप पैसों वाला काम नहीं करने देते, वैसे मॉडलिंग करना। लेकिन मुझे रैंप वाली जो बात है, मैं अभी भी रैंप की बात करूं। हाँ, रैंप की जो होती ना हाइट एंड रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है, वो अब नहीं है ना, नजर नहीं आ रही। TVC के लिए कुछ और होती थी, मैगजीन शूट्स के लिए कुछ और होती थी बैक देन। लेकिन अब वही मैं बात कर रही हूँ कि अब जो है वो मॉडल्स हमारी लाइक मैं उनको देख रही हूँ, वो 5'2" हाइट की भी हैं, उनकी हाइट्स जो है वो वैसी नहीं जैसे हम सोचा करते थे कि हम मॉडल नॉट फॉर द कैटवॉक। हाँ, कैटवॉक में। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही थी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम हमेशा की तरह, रोज़ की तरह वैसे कोई एक ख़ास वुमेंस डे नहीं होना चाहिए, एवरी डे शुड बी ए वुमेंस डे, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे घरों में जो ख़वातीन जो किरदार अदा कर रही हैं उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन को बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए और आपके सामने अच्छी एग्जाम्पल्स भी रखनी चाहिए, ताकि आप लोग सीख भी सके कि हाँ भाई
डिग्निटी के साथ अपनी अपनी व्हाट्सोएवर फील्ड में रहकर आप कैसे अच्छा नाम कमा सकते हैं। सो आई एम सो लकी कि हमारे सारे गेस्ट बड़े काबिल एहतराम है, और आज जो हमारी 3 गेस्ट है उन्होंने ज़बरदस्त, अभी तो मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सीमी आपा की जो दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, और उन्होंने बताया कि भाई ये तो उनकी शादी की बात की है। तो वो मतलब देखे ना, ज़रूरी नहीं कि शादी से पहले लोग कहते हैं ना कि बेटा बस अब तो जब आगे जाओगे ना तो फिर तो बस करियर ख़त्म हो जाएगा, और लोगों को लगता भी है कि शादी के बाद लड़की का करियर ख़त्म। नहीं, अगर आपके मियाँ अच्छे कोऑपरेटिंग हो तो आपका करियर शादी के बाद भी शुरू हो सकता है। आप हिना जी, आप कैसे लैंड की इस प्रोफेशन में? बाय डिफॉल्ट। कैसे आपको किसी ने देखा, क्या हुआ? नहीं, वो सबसे पहले तो यही हुआ था कि अगेन शादी के बाद हमारे बड़े पुराने फोटोग्राफर होते थे, सैम जामिस जी, बचपन की तस्वीरें भी उन्होंने खींची थी, शादी की भी उन्होंने खींची। एकदम का फ़ोन आया ही ना, दे आर आस्किंग फॉर योर नंबर। मैं कह रही हूँ, हु इज आस्किंग फॉर माई नंबर? उन्होंने मेरी तस्वीर अपने स्टूडियो में लगा दी। पहले तो मैं वहाँ लड़ी कि किससे पूछ के लगाई आपने मेरी तस्वीर, कि प्यारी पिक्चर्स उन्होंने लगा दी। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑफर्ड अ टीवीसी एंड आई सेड नहीं हो सकता ना, मतलब कभी इजाज़त ही नहीं मिली, सवाल ही नहीं पैदा होता। बट माई हस्बैंड पुश्ड मी, नहीं पूछो, करो करो करो, व्हाई नॉट व्हाई नॉट व्हाई नॉट। अब्बू से पूछा तो उनका पहला सवाल ये था कि तुम्हारा मियाँ क्या कहता है? मैंने कहा वो तो बहुत एक्साइटेड है। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर वो ठीक है तो फिर कर लो। मैंने कहा क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए? इट वॉज लिटरली लाइक दैट। सो फिर मैंने अपने ससुर से पूछा, वो भी थोड़े वो थे, फिर उन्होंने कहा अच्छा मियाँ कह रहे हैं, तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं तो फिर कर लो। तो वो कुछ अजीब सा था। तो आई थिंक आई वुड नॉट हैव बीन इन दिस प्रोफेशन इफ इट वाज़न्ट फॉर माय हस्बैंड। और बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैं फील्ड में ख़वातीन को देखती हूँ, वो शादियाँ नहीं कर रही होती। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ख़वातीन वो भी एक टाइम के बाद शादी करती हैं, और वैसे भी मैं देखी हूँ ख़वातीन, उनको लगता है कि शादी कर लेंगी तो करियर तो गया। पता है, इट्स ऑल अबाउट अ बैलेंस आई थिंक। क्योंकि अगर आप को ये पता हो कि हर चीज़ की अपनी एक जगह है, मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि जो मेरा घर की जिम्मेदारी है, और घर की जिम्मेदारी से आपकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपके इन-लॉज भी होते हैं, आपके अपने घर वाले भी होते हैं, और आपकी एक सोशलाइजिंग भी होती है। आप ये तो नहीं कि जी बेगम रात को 12 बजे आ रही हैं तो मियाँ अकेला हर जगह फिर रहे। यू हैव गॉट टू मेक एन एफर्ट एंड टाइम फॉर इट। तो आई थिंक वो हमें लोग भी अच्छे मिले, क्योंकि वो तो चले मॉडलिंग कर ली, कुछ कर लिया, फिर 2-3 साल तक कुछ नहीं किया। बट इवेंचुअली सीमा ताहिर खान ने मुझे पकड़कर कैमरे के सामने बिठा दिया विद दैट प्रोग्राम। तो वहाँ भी मुझे होता था, सीमा जी मुझे इतने बजे घर जाना है, मुझे इतने बजे घर जाना है। लेकिन आई थिंक वो माहौल कुछ और था, लोग समझते थे आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपकी नीड्स को। पीटीवी का जो दौर था ड्रामे का, वैल्यू भी करते थे, उनको होता था कि अच्छे लोग इंडस्ट्री में रहे हैं। पहले के जितने भी लोगों को, और आई थिंक वो एक जो टाइमिंग थी ना, जैसे पीटीवी के ड्रामे की जो टाइमिंग शिफ्ट की होती थी, वो आई थिंक कंड्यूसिव थी टू योर लाइफ। अब तो हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे हमारी जिंदगी नहीं है। लेकिन अच्छा, हम कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये आपकी शादी की पिक्चर है? शादी की तस्वीर है जी। ये कितनी प्यारी, मैं चाहूंगी जरा दोबारा शादी की पिक्चर हम इनकी लगा सकते हैं। एक और आ गई अम्मी के साथ। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट आपका स्टाइल है, ये जो आपने दिस इज अ कश्मीरी जोड़ा। इट्स कॉल्ड फिरन एंड कसाबा। फिरन जो होता है वो उसका कुर्ता होता है, और कसाबा से जो सर पे पहनते हैं। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत ब्राइड है ना माशाल्लाह। अच्छा, खूबसूरत ब्राइड। और उनके हस्बैंड ने भी, मैं इनको देख रही हूँ, उन्होंने भी फिर आगे वो जो रेड कलर का जो है वो बड़ा रेशमी पहना हुआ है। He was an amazing person भाई, मैं रॉजर की बहुत फैन हूँ। हाँ, ये बहुत प्यारी पिक्चर है। What a good human being. And beautiful memories. अच्छा, मैचिंग में देखें कि कपड़े आपके बड़े कोऑर्डिनेटेड होते थे, हो जाते थे, है ना, हो जाते थे। एंड दिस इज ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही प्यारी तस्वीर है, और जिसे आपने कहा, ये देखा ना, ये जब हम बच्चे थे। ये आपकी शादी से कितने दिनों के बाद की पिक्चर है? ये जो दूसरी में, ये हमारी ढोलकी की तस्वीर थी। आपकी ढोलकी की तस्वीर थी। ओके। सो ये आप मुझे मैं देख रही हूँ ना, कितनी तो ये भी प्यारी लग रही है, इनके हस्बैंड भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, और बाकी आप दोनों की शक्लें कितनी मिलती थी वैसे आपकी, हिना जी? आपको लोगों ने नहीं कहा? मतलब मुझे शादी पे लोगों ने कहा कजन थे आपके? ये नहीं, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल थॉट दैट वी वर कजन्स, क्योंकि शक्ल मिल रही है ना। अच्छा, ये आपकी मदर आपके साथ? अम्मी। हाँ, ये मेरी बहनें और अम्मी। हैप्पी मेमोरीज। तो बहुत ही प्यारी है ना, ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये फिर डिफरेंट थी आपकी वली में की? वली में की थी आपकी। लेकिन आपका जो बारात का जो ड्रेस था, वो मैं दोबारा से कभी पूरी इनसे पिक्चर मंगवाएंगे देख के, फिर उसमें स्पेसिफिकली
आपकी बहुत खूबसूरत। वो भी एक्चुअली किसी को यहाँ बनाना नहीं आता था, तो अम्मी ने खुद बैठकर, हालांकि रुखसाना रूसियत उन्होंने किया था, लेकिन शी कॉल्ड आंटी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। सो अम्मी वेंट, शी वुड गो सिट विद एट द अड्डा, फिर वो अपने सामने पैटर्न भी उन्होंने अपने पुराने फिरन का निकलवा के वो बनाया। फैमिली में सब इसी ना, छोटे सर के ऊपर जो है वो कितना वो भी लंबे से तुम बनी थी, मैं बनी थी, क्योंकि ये मेरी मियाँ की ख्वाहिश थी। ओके। और मेरा ये था, मैंने कहा यार मैं गरारा, अच्छा मैं हमेशा से थोड़ी सी प्रैक्टिकल हूँ, तो मैंने कहा यार ये क्या गरारे फर्शी हम बना लेते हैं, मॉडलिंग में तो बहुत पहन लिए थे, तो मैंने कहा बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, आगे जाकर कहाँ पहनते हैं, ज़ाया करने वाली बात है। आई वांट टू मेक समथिंग आई विल वेयर। तो उस पे जब बात हुई तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि व्हाई डोंट यू वेयर योर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, व्हाई डोंट यू वेयर अ कश्मीरी आउटफिट। वहाँ से छेड़ चली। तो फिर आपकी बहनों ने भी पहना था ये, यानी सिर्फ आप नहीं पहना? सिर्फ मैंने। और इतने प्यारे वो जो लटक रहे हैं, तो इसमें हाँ दैट्स उनकी वो जेवर भी जो होता है ना, वो बाले जो होते हैं वो अलग से लटकते हैं, वो आपके कसाबे के साथ होते हैं। इसको कसाबा बोलते हैं, जो आपके साथ वो जो कैप के साथ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अच्छा मिस्टर जी, आप कैसे हैं कि आप भी शादी की बातें, मुझे लगता है आप शादी से पहले आप? मैं तो कॉलेज में आ गई थी। मैं तो आ गई थी उसमें। उसके बाद ये हमारी स्टार फ्रेंड थी। हाँ, जिनके पास पैसे भी ज्यादा होते हैं तो बंदा कहते हैं तुम बाहर खाने पे जाते थे, तुम पे करो। उस जमाने में पीटीवी में पैसे नहीं मिलते थे। आपको लीड के मिलते थे 1000 रुपीज। अच्छा, दैट वाज इट। उस जमाने में अच्छे पैसे थे बेबी, इस तरह के नहीं थे, अब तो लीड नहीं हो सकते थे। बट प्रोडक्शन में मैं एक्चुअली डायरेक्शन में मैं मियाँ शादी के बाद ही आई थी, बिकॉज व्हेन आई वेंट तो उसी वक्त जब मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो मेरे मियाँ मेरी शादी भी उसी वक्त हो रही थी, तो मैंने लिखवा लिया था कि देखिए आप मुझे रोकेंगे नहीं। सो जो जिस वक्त आपको मानते कैसे नहीं, शादी नहीं करनी थी, मतलब हेलो, ये जो मैं उस वक्त से बात सुन रही हूँ ना कि मियाँ से इजाजत ली, अब्बा से इजाजत ली, और ये ठीक है, जरूर है, लेकिन आपको भी तो कुछ है, यू शुड ऑल्सो हैव। और ये जरूरी नहीं कि आप लड़की इजाजत लें, आपको और तरीके प्यार मोहब्बत से भी आप क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हाँ चले जाओ वापस, देखा जाएगा देखा जाएगा, लेकिन देखा जाए बड़ा खौफनाक सा होता है, बड़ा खौफनाक होता है। तो बस फिर, लेकिन ये हुआ बहुत था बिकॉज वो हमने पहला प्रोजेक्ट किया था NTM उस जमाने में था, सो वी डिड म्यूजिक चैलेंज व्हिच वाज सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग सारा। अच्छा, मैं ट्रेन थी, मियाँ साहब साथ गए थे, उन्होंने कुछ क्लासेस अटेंड की। अच्छा, हम वापस आए ना तो क्रू वगैरह उनसे पूछ रहा है हर वक्त, मैं ऑर्डर्स दे रही हूँ और वो कह रहे हैं जी खालिद साहब ये ठीक है कि नहीं, ये हमारा। मैंने कहा हेलो, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द फ्रीलांस वर्ल्ड, इट वाज रियली डिफिकल्ट कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा आपको अपना वेट लिटरली थ्रो करना। लोगों को लगता है उनकी सेल्फ स्टीम ना काफी मुतासिर हो रही है कि अगर वो किसी खातून से पूछ लेंगे, ये सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं है, हम अपने घरों में भी देख लें, किसी खातून से उसकी से पूछते हुए ना तकलीफ सी होती है। और यही मैं चाह रही हूँ मदिया, यही आगे लेके मैं जाना चाह रही हूँ कि आगे ये हमारी थॉट आगे जाए कि हमारे जो पॉलिटिक्स में भी ये आए कि women should be, because women like मैं न्यूजीलैंड की जो हमारी जो वो थी क्या उनका प्राइम मिनिस्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हर, शी चेंज्ड द होल थिंकिंग। तो इसी तरह मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग गुड वुमेन कम, वो क्योंकि आपको घर भी संभालना आता है आपको भी, तो आप पूरा का पूरा मुल्क को भी बदल सकते हैं। तो आई टोटली बिलीव इन दैट कि इफ यू हैव ग्रेट गुड वुमेन वर्किंग अराउंड, मैं चाहती हूँ मैं पार्लियामेंट में देखूँ वुमेन ही वुमेन हो जाए, हु आर डिसीजन मेकर्स एंड एजुकेटेड and who know and who are जिसको कहते हैं ना कि आपकी नीयत साफ हो। देखिए असल में ना ये फर्क पड़ता है घर से, जब घर में ही आप देख रहे हैं कि आपकी अम्मा की इतनी नहीं सुनी जाती और आपके अब्बा ही हैं जिनका अल्टीमेट डिसीजन होता है, तो फिर आप को भी होता है, आप भी किसी बड़े डिसीजन के लिए बाप को ही देख रहे होंगे, आप माँ को नहीं देखेंगे क्योंकि माँ की तो सही नहीं है। फिर यही बच्चे जब बाहर भी निकलते हैं फिर उनको लगता है कि बाकी भी जो खवातीन हैं उनकी क्या से होनी है। लेकिन अब एक्चुअली सोचें तो जो खवातीन हैं उनका इतना स्ट्रॉन्ग रोल होता है, ये बिल्कुल हाँ, मतलब सारी दुनिया ये बात सुन चुकी है, कहा जाता है कि अच्छी माएँ दो तो अच्छा माशरा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो औरत में ये कैपेसिटी होती है एक तो मल्टीटास्किंग की, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, चीजों को उनकी जगह पर मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, मल्टीटास्किंग नहीं, और लोगों को इवन अगर देखिए घर में अगर एक खातून के आगे अगर लेट्स से कि देयर इज अ टीम ऑफ इवन फॉर हाउस स्टाफ, डोमेस्टिक स्टाफ, उनको भी उनकी ट्रेन करना, उनसे काम करवाना, ये भी बहुत बड़ा काम। मैनेजरियल पोजीशंस में खवातीन बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स इंडिविजुअल्स को उनकी कैपेसिटी और उनकी कहते हैं ना एबिलिटी के हिसाब से
तो है ना, हम सब यही तो करते आ रहे हैं अब तक। एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिस्टमैटिक हैं, तो घर चल रहा है, घर भी चल रहा है, हमारा प्रोफेशन भी चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो बिल्कुल सही है, बड़ा गिद्दर सिंह है इसमें कि आप लोग जैसे काम भी करते हैं, फिर आप लोग आके घर भी संभालते हैं, फिर स्पेसिफिकली जैसे आपने भी काम शुरू ही शादी के बाद किया, बच्चों के बाद किया, तो ये मैनेज करना कि आप बच्चों को भी देख रही हैं, आप घर भी देख रही हैं, मियाँ को भी देख रही हैं, साथ में काम भी देख रही हैं, यू लाइक सक्सेसफुल जो है वो मॉडल भी थी, डायरेक्ट्रेस भी थी। मुझे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए ना आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब निकलती थी मॉडलिंग के लिए, सो मैं कबर्ड में ऐसे कपड़े लाइन अप करती थी सबके कि आंख बंद करके वो अपने शर्ट निकाल लें, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को कोई इशू ना हो, उनका लंच, उनका डिनर प्रिपेयर करके या करवा के मेड से, नहीं मेड्स होती थी, लेकिन वही कहा ना हिना ने कि ऑर्गेनाइज करनी भी तो लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। जितने भी नौकर आप रख लें, आपका इनपुट नहीं होगा तो वो घर आपका बर्बाद हो जाएगा। वो घर थोड़ी रहेगा, वो तो फिर नौकरों के हाथों में चला जाएगा। मुलाजिम नौकर क्या है, अगर आप उनको अपना बना लें और उनको आप मुलाजिम ना कहें, सबसे पहली बात तो ये। आपको एक बात बताऊँ, मैं मेरे घर में जितने भी हैं लोग वो मुझे माँ कहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे माँ कहते हैं। मेरे माशाल्लाह 4 पोते हैं, वो मुझे माँ कहते हैं। और मेरे घर में जितने लोग मेरे साथ होते हैं वो मुझे माँ कहते हैं। इवन जो बाहर होते हैं, जो गार्ड्स हैं, जो सामने के गार्ड्स हैं, जो सब इतने अरसे से मेरे साथ रह रहे हैं, वो सब मुझे माँ कह के पुकारते हैं, क्योंकि मैं उनको ये फील ही नहीं कराती कि वो हम में से नहीं है या वो। ये बहुत ज़रूरी है। ये इतना मेजर पॉइंट है ना कि जब आप ये पॉजिटिव वाइब उन्हें देते हैं ना, तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और ये साइकोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजी की पिक्चर भी चला रहे हैं। मेरे दोनों बेटे, इस वक्त 3 पोते थे, माशाल्लाह अब 4 हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी 2 बेटे आपके, फिर माशाल्लाह से 4 आपके पोते हैं, और आपकी बेटी भी नहीं है और आपकी पोती। कभी आपको शिद्दत से कमी फील हुई है कि काश मेरी बेटी होती, मैं पोती? ओह माय गुडनेस, मिसबा से पूछो। मैं बार बार ये कहती हूँ कि एक बेटी तो ज़रूर होनी चाहिए। मैं इतना मिस करती हूँ बेटी को। और मेरी फ्रेंड्स भी कहती हैं अगर अब कोई पोती हो गई तुम्हारी, तो मैं कहती हूँ मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं समझ आएगा कि मैं उसको हैंडल कैसे करूँ। और सब कुछ फिर इनके लिए भी सब कुछ है माशाल्लाह। अब तो मैं बच्चों को अपने भूल ही गई हूँ कौन, मुझे तो ये बच्चे मुझे लगते हैं ये मेरे अपने बच्चे हैं। बट अगर बेटी हो गई ना किसी अली के यहाँ या मुस्तफ़ा के यहाँ, तो मैं पागल होने वाली हूँ। मुझे इतना शौक है बेटी का, और होनी भी चाहिए, होनी भी बहुत जरूरी। तो आपने कहा अपने बच्चों से कि प्लीज देखो मुझे खुश करो। जी जी, कह चुकी हूँ कि घर में रौनक जो है ना वो उसकी एक बेटी से बिल्कुल होती है, नो डाउट, बिल्कुल होती है। अच्छा, तो वो जैसे आप बात करती थी कि एक एक चीज़ आप कपड़े भी तय कर रखवाती थी कि मियाँ को भी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, टिफिन सबकी रेडी, एवरीथिंग की, ताकि उनको ये ना हो कि हाँ भी क्योंकि तुम घर पे नहीं थी ना, तो मॉडलिंग में भी परफेक्शन था। हाँ, कि अपनी सब चीज़ें खुद ले जानी है, शूज़ कौन से ले जाने हैं, चप्पल्स कौन से, एक्सेसरीज सारी मिसबा नोज। और खाने में भी खाना ऐसे ही है, खाना देखो आप खाने में भी ऐसी बात। तो ये इस जो 3 आपके मेहमान बैठे हैं ना, इन सबको थोड़ा सा OCD है। हम सब ऐसे हैं, क्योंकि मुझे तो इरम इंता शायद मेरा मजाक उड़ाती है ना कि हम जिस सेट पे होते हैं, नई शूट पे होते हैं, तो इरम कहती है भाई इन्होंने घर बना लिया है, क्योंकि मैं पहले दिन, ये मेरा एक ऑनर होता है, उससे मेरी चीज़ें लगी हुई होती हैं। मैंने ये देखा कि हम जैसे जो लोग हैं, हम असिस्टेंट्स नहीं रखते। हाँ, ये मैं चीजें खुद मैनेज करते हैं। आपके साथ 3-4 लोग नहीं पीछे चल रहे होते हैं? हमारे साथ अभी तक वो जो अगर आप कुछ भी ना, तो फिर वो आके वो शशका डालते नहीं है कुछ। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं। क्यों? हम खुद ऑर्गेनाइज है, हमें पता है। मैं अपनी कंटिन्यूटीज खुद मैनेज करती हूँ ड्रामे की। मेरे कभी भंड नहीं होते कि जी ये इयरिंग ऐसा था या कमरे से निकली तो बाल वैसे थे, बिकॉज आप यू मैनेज योर थिंग्स। और खुद भी अपने कैरेक्टर में इतना होते हैं, आपको पता है, आपको पता होता है। ऐसे लोग बहुत रेयर हैं टीम में अब, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं वो ऐसे ही है, सब कुछ खुद करना है। फिर आप इसको जिन्नात होंगे, अगर आप असिस्टेंट तो जिन्नात होंगे जो आप लोग सब चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से आप लोग मैनेज कर लेते हैं। अच्छा मिसबा जी, आपके बारे में मुझे ब्रेक में पता चला कि आप जैसे वो कहते हैं आप बड़ी स्वीट हैं, तो आप डांटती भी हैं सेट पे? बहुत ज़्यादा। और वो हिना जी कहती कि आपने मेरे साथ किया नहीं ना अभी तक काम। नहीं, कहाँ डांटती मिसबा, मुझे इतनी सिर्फ इज्जत ही नहीं दी कि मुझे अपने ड्रामे में कास्ट कर लेती कभी जिंदगी में। मिसबा अब तुम्हें एक ड्रामा करना पड़ेगा, सिर्फ करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट, नहीं मैं पहले बहुत डांटती थी, पहले तो मैं लोगों को सेट से निकाल देती थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं नाम नहीं लूंगी, इनको पता है कि एक बंदे ने, मैं पूरा रिहर्सल करके फलाना, मैंने कहा तुम्हें कुछ चाहिए पहले बता दो, वो करके नेक्स्ट से शूट के ऊपर आया, कमरे में चला गया
और उसने मेरे असिस्टेंट को ये मैसेज दिया कि इनसे कहें कि मुझे इतने पैसे देंगी तो मैं शूट शुरू करूँगा। सोचें अच्छा ये शूट पहले फर्स्ट डे ऑफ शूट मेरा तो उस वक्त तो दिमाग आउट हो जाता था। मैंने कहा था अच्छा ठीक है ओके। मैंने उनको बुलाया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इनको बोले, मैं तो खुद बात नहीं करूँगी, मेरे पास नहीं आए, इनसे बोलें कि शूट कैंसिल है, आज के पूरा दिन मेरे ऊपर है, शूट कैंसिल है, क्योंकि आज पहले दिन ये मेरे साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं, आगे तो मेरे साथ करेंगे क्या। अगर इनको कुछ पैसे चाहिए थे तो मुझसे आके कहते हैं मिसबा मुझे चाहिए, आई वुड हैव अरेंज्ड इट एनी वुड की जरूरत होगी। अच्छा मैं ना यही इसी को आगे से कैरी करूंगी, इसी चीज को ना मैंने आज ब्रेक पे जाना है, रुक जा ये मैं जो आजकल के जो ट्रेंड एक बन गया है ना कि बाकी आप पैसे आएंगे, ये अक्सर मैं शोज वगैरह भी होता है कि नहीं आप पैसे पहले पे करेंगी फिर फलाना होगा टमकाना होगा, तो जरा इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं हो जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले भाई हम एक किस्सा सुन रहे थे मिसबा जी से, और ये क्योंकि बड़ा मसला है कि हमारे जो आर्टिस्ट है ना, ये पहले वाले आर्टिस्ट नहीं रहे कि जो कि कमिटमेंट पे और मतलब अगर कम पैसों पे भी खुश हो जाते थे, क्योंकि जब पीटीवी का टाइम था तो फेम बहुत ज़्यादा थी, पैसे कम थे। अब फेम उतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से ना थोड़ा दिमाग भी ऑफ हो गया, फेम भी कुछ ज़्यादा हो गई, सेल्फ फेम हो गई अब। आई कैन प्रमोट योरसेल्फ। लेकिन देखें मिसबा जी, जो पीटीवी के टाइम का जो स्टारडम था ना, वो अगर अपने बचपन में भी किसी को देख रहे थे, वो हमारे लिए आज भी स्टार हैं। आजकल के स्टार तो वो एक ड्रामा आया स्टार बने, अगले ड्रामे कोई और स्टार आया तो उनका स्टारडम कम हो गया। लेकिन वो ये समझते ना, हाँ वो ये नहीं जानते ये तो। अच्छा फिर आप ये बता रही थी कि आपका पहला दिन ड्रामे का और हाँ, पहला दिन शो का थे, हमारे एक एक्टर थे, उनको हुआ था, हमने बुक किया था सब कुछ, पहले रिहर्सल हुई सब कुछ, बातचीत वगैरह कुछ नहीं। जिस दिन हमारी पहले डे ऑफ शूट थी, अब तो मैं उस वक्त इमोशनली बता रही थी, उस डे ऑफ शूट थी तो उन्होंने मेरे असिस्टेंट को बुला के उन्होंने कहा कि इनसे कहें कि मुझे आई नीड दिस मच मनी, अदरवाइज वर्ड्स उनके थे कि अदरवाइज मैं कैमरा रोल नहीं होने दूंगा। सो मेरा जैसा बंदा, so I'm one of those people that I need respect. I can't do without respect. So I just thought to myself कि he's a big actor and yeah I want him for my play everything, but पहले दिन अगर ये मुझे इस तरह दबा रहे हैं, that means कि मेरे जो अगले 20 episodes होंगे उसमें तो मैं खत्म ना, कल को कुछ और कहेंगे। बिल्कुल करंट की और I just thought about it. I was first shocked. I thought about it and then I said अच्छा जी, उनको मैंने कहा wrap up, आज की शूट कैंसिल। तो सडनली एक थलथली सी मच गई, शूट कैंसिल मैडम कैसे? तो उनके पास वो गए, मैंने असिस्टेंट को बोलते हैं, उनको बोलेंगे प्लीज मेरे सेट से चले जाएं। तो ही केम टू मी सेड व्हाट डू यू मीन मेरे सेट से चला जाऊं मैं, यू कैन डू दिस टू मी। आई सेड आई कैन, आई एम द डायरेक्टर, आई कैन डू दिस टू मी, यू कैन डू दिस टू मी ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड टेल मी एंड यू कैन ब्लैकमेल मी लाइक दैट। आप मुझसे प्यार से आके कहते ये मुझसे क्या यार मुझे इसकी जरूरत है इतने पैसों की, तो मुझे दे दो, आई वुड हैव डन इट इन एनीथिंग, बट यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट एंड टेल मी कि जी मैं आपकी शूट नहीं होने दूंगा, रोल ही आप तो मार देंगे मुझे, तो आज की शूट की पैसे ना मैं खुद भर दूंगी, आप प्लीज चले जाए। He took his stuff, he walked out of the thing with everybody watching, and that was it. We never worked together again. Ever. But the thing is कि एक establish हो गया ना कि आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते मुझसे। ये मुझे सबसे बड़ी होती है कि जी आपकी कमिटमेंट है, you being paid for it, मैं आपको बुक कर रही हूँ, आपका टाइम है, मिलके हम काम करेंगे, you cannot come around and tell me that जी मैं तो नहीं करूँगा। And again this thing has happened, one of the new actors, जो नाम नहीं लूंगी मैं, वही लास्ट डे शूट फलाना जो भी हमारी शूट है, वी शूटिंग इन होल जगह हमने बुक करी हुई है, कितने लोग कर रहे हैं कि जी आप मुझे अभी पैसे दें वरना मेरे पास तो दूसरी शूट है, मैं तो नहीं आऊँगा। और हम कमिटमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा मसला ये होता है कि अब अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना आवे कावा बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक ये करता है तो इवन डायरेक्टर्स, आई फील फॉर डायरेक्टर्स, क्यों? क्योंकि उनको ऊपर से चैनल या प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर होता है कि आपने काम खत्म करवा के देना, चाहे कुछ भी करें, चाहे आप बिच जाएं। अब एक्टर ने आपके साथ हफ्ता 10 दिन तो तरीके से काम कर लिया और फिर उन्होंने आपको तंग करना शुरू कर दिया। अब जो चार हम जैसे बेवकूफ़ कमिटमेंट के पाबंद होते हैं, हम भी इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम वक्त पर आ रहे हैं, ये पहले नहीं होता था। मैं मर जाती अगर मुझे अपने सीनियर को इंतजार अच्छा, आपको लगता है सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग भी खराब कर दिया? एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है। कुछ अचीव करने से पहले
आप रिकग्नाइज होना शुरू हो गए। अब मैं रिकग्नाइज से कह रही हूँ कि आपका चेहरा पहचाना जा रहा है, आपने कोई कमाल नहीं किया, अभी आपने कुछ अचीव नहीं किया, मगर आपकी शक्ल लोगों को पहचान में आ गई है, तो उनको लगता है वीव लैंडेड, हम स्टार बन चुके हैं। मुझे आप सोचें, हैरत होती है, हमारी फैमिली ज्वेलर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी आपने आज तक हमें कभी ये नहीं कहा कि मैं स्टार हूँ, आई डिजर्व दिस। मैं कहा जी क्या मतलब? कहने लगे हमें नए लोग आकर ये कहते हैं कि आप हमें ये दें और डिस्काउंट तो आपको देना पड़ेगा, मैं स्टार हूँ। ऐसे ये कौन कह रहा है आपसे? बट ये हो रहा है। आई थिंक हमें थोड़ा सा अपनी औकात में रहना चाहिए, ये अल्लाह से डरना चाहिए। क्योंकि अब ये भी होता है ना इनको कि भाई हम तो इतने एड से कमा लेंगे, या हम कोई पीआर एक्टिविटी से कमा लेंगे, हम कहीं जाएंगे उधर कमा लेंगे, ड्रामे से ज़्यादा तो हम इधर से कमा लेंगे। नहीं, वो ड्रामे के दौरान भी होता है कि आपने इतने मैंने ये कर लिया, अच्छा मैं दोपहर में अब जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो किसी और सेट पे जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, वापस आ जाएंगे और आपको बैठे रहेंगे। ये भी एक और हुआ है कि तो ये हो रहा है। तो इसमें मतलब ये तो फिर आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, तो ये अगर आप लोग तैयार होके बैठे हुए हो और उसके बाद पता चले कि नहीं जी हमारा मेन सीन नहीं हो पा रहा किसी वजह से, आपके साथ हुआ ये कमिटमेंट है ना मदीहा, हमारी ये कमिटमेंट भी तो है ना कि हम नहीं जाते फिर उसके खिलाफ ना, क्योंकि हमने कमिटमेंट हम नहीं जाते, बैठ के इंतजार करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स या तो ऐसे ना कि आप लोगों ने नई नई चीजें देखी हो, आप लोगों ने तो खुद ये कब से चीजें देखी नहीं है, और आपने तब फेम तब देखी जब फेम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं था फेम की स्पेलिंग क्या है। मैंने किसी को नहीं कहा था कि मुझे सेट पे लग रहे, मैं पहली बार एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पहली बार काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था। और अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सीनियर्स भी इस रविश में आ चुके हैं, अब वो भी ये कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप लोग ऐसी किसी चीज़ से आप लोग हुआ कि भाई मतलब ऑफ कोर्स हम भी सीनियर आर्टिस्ट, आपने कहा ठीक है मैं भी, अगर आप नहीं सही करते तो मैं वॉकआउट करी, कभी ऐसा कोई आपके से हुआ? मैंने नहीं किया ये। पता है कि आपके अंदर का एक क्लॉक चल रही होती है, टक 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 टक, वो आपकी कमिटमेंट की क्लॉक होती है। आपने कमिटमेंट किया ना, और वो लेकिन टाइम बॉम्ब वाली भी चल रही थी कि बस बहुत हो गया, वो फटने वाला है। उसमें फिर आपको ये आप सोचते हो ना कि बिकॉज कि जी दूसरा जो आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है उसको कितना नुकसान होगा आपकी एक टैग से। सो यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फलेस। जितने आप सेल्फिश हो जाते हो ना जिंदगी में, उतने आप, ये तो आप बड़ी मुश्किल बात कर दी, सेल्फलेस कैसे हो? थोड़ा सा बिन ऑन सेट लिटरली 5 days आफ्टर माई मदर पास्ड अवे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरीन जब बाद न्यूयॉर्क से आई हुई हैं, बेओ आपा ने वापस लंदन जाना है, ये सीन्स कंप्लीट होने हैं जिसके बगैर प्रोजेक्ट फंस जाएगा और ये मुश्किल में पड़ जाएंगी। और मैं, आप इमेजिन करें कि 5वें दिन आफ्टर माई मदर्स पासिंग अवे, व्हिच वाज अ वेरी सडन थिंग आल्सो, मैं सेट पे गई हूँ और शादी वाले सीन्स हैं जहाँ पर मुझे खुश भी होना है, ढोलक भी बजानी है, आपको करना पड़ता है, करना पड़ता है। सिमिलरली माय हस्बैंड पास्ड अवे, आई वाज बैक ऑन सेट आफ्टर अ वीक, क्योंकि मुझे पता था कि अगले एपिसोड के सीन्स अभी बिल्कुल। सो आपको दिल मार के काम करना पड़ता है। तो फिर जब कोई ये करता है ना कि आपको इस तरह से बिठा कर, ये कमिटमेंट का लेवल है। आई मीन इतना बड़ा लॉस, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद ही, क्योंकि मैंने एक चीज ये सीखी है अपने घर में, अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से, इवन अपने शौहर से, कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी के काम का हर्ज ना हो। रिस्पेक्ट करें ना अगले की, कि भाई आप अगलों को भी अंडरस्टैंड करें कि मेरी वजह से, जस्ट बिकॉज मैं एक ग्रीफ में हूँ तो अगलों का नुकसान हो जाएगा, उन्होंने जाना दो डिफरेंट, और अगले कई दफा अगर उनके पास मार्जिन हो भी तो अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन अब इस बात पे लेकिन एक्नॉलेज आपको कौन करेगा? नहीं करते। नहीं, अब हमने ये सोचना भी छोड़ दिया है ना, कौन एक्नॉलेजमेंट के लिए नहीं, अपने ज़मीर के इत्मीनान के लिए। ज़मीर दे दो अल्लाह। सॉरी, मेरे दिल से निकली आवाज। अच्छा, मुझे हम सबकी दुआएं आमीन। मुझे ये बताएं कि आजकल के वैसे जो ड्रामा बन रहे हैं समझी, आपको लगता है कि ये ड्रामास जो हैं व्यूअर्स जो ड्रामा पसंद करें, या फिर व्यूअर्स के पास हमारे कोई ऑप्शन नहीं है जिस टाइप के ड्रामास बन रहे हैं? क्योंकि यूजुअली हम देख रहे हैं कि जी डिवोर्स होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया, मतलब कुछ ज़बरदस्त जो कुछ ड्रामों में दिखा रहे हैं ना वो ज़िंदगी का हिस्सा ही है, ठीक है। और हम लोग इतने अम्यून हो गए हैं जो टीवी पर बैठ के हमारे ड्रामे देखते हैं, अगर कुछ तरह सा हटके भी कुछ होता है ना, उनको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। देखिए कि हटके हो गया है, थोड़ा सा उसी तरफ जाओ जहाँ झगड़े हो रहे हैं, जहाँ सास बहू है, जहाँ
इससे निकलने में हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। और अगर हीरोइन भी रो ना रही हो तो हीरोइन शरीफ नहीं है। जब तक कोई रोएगा नहीं वो हिट नहीं होगा ना, वो हिट नहीं होगा, होना नहीं है उसमें। इससे मेरी इतनी लड़ाई है, इससे मेरी रेटिंग्स की उसको मेरी प्रॉब्लली मैं इसीलिए इधर आ गई हूँ कि बहुत लड़ाई होती है। ये करती नहीं है ड्रामे, मैं करती नहीं हूँ, मैं इतना इसको पुश, बहुत तकलीफ। लास्ट इसने तुम्हारी मरियम किया था, मैंने इसे पुश किया था, इसे याद होगा। मुझसे होता नहीं है, लड़की को मारो, थप्पड़े मारो उसको। नया एक ट्रेंड आया है, मैं 3-4 प्लेस में देख रही हूँ कि फैमिली वालों ने लड़ा के रात के 12 बजे लड़की को बाहर निकाल दिया। दिस इज द न्यू ट्रेंड एंड आई हैव सीन इट इन 3-4 एंड आई एम लाइक, मैं किसी से अपनी बात, मैंने कहा मतलब हेलो व्हाट आर यू टीचिंग पीपल? तो दे सेड कि नहीं हम, अच्छा हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग है ना, हम सोचते थे कि एंटरटेनमेंट के थ्रू भी कोई चीज़ आप अच्छी सिखा दो, ये है हमारी ट्रेनिंग ये। अब ये कि जी आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा जो वो औरतों इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो लड़कियां क्या उनका, क्योंकि वो रिक्शे वाले का भी किरदार होता है ना, जो देना होता है। तो अब बाकी आप बात करिए ना, तो मैं मुझे ज़हन में आ रहे हैं कई ड्रामे जिसमें एंड में जो लड़की घर से निकाल दी, बाहर वॉक कर रही, फिर रिक्शे वाले ने उसको रोका कि किधर जा रही हो, या तो रिक्शे वाला खराब नियत का था, ये बहुत अच्छा बंदा था। मदिया एक अभी बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मशहूर ड्रामा, बहुत हिट ड्रामा है। उसकी एंड में मेरी उनसे भी लड़ाई हो रही थी कि भाई हेलो, आपने उस एंड में एक बंदे ने बैठ के दूसरे बंदे को, जो कि उसका विलन था, उसको मरवा दिया खाना खिला के, मतलब खराब करके। एंड द हीरो इज सिटिंग वाचिंग दिस पर्सन डाई and he is the hero and he is हीरो कातिल बन गया। उसको लड़की मिल गई, मोहब्बतें हो गई, गाने हो गए। मैंने कहा आपने मैसेज क्या दिया कि मार दो, कि मतलब कि अगर वो मरवाना भी होता तो ये किसी और से मरवा, सामने बैठ के हीरो ने उसको मरवा दिया एंड इट्स ओके विद एवरीबॉडी। पता है गुड स्टोरी टेलिंग जो मेरी नजर में जैसे अच्छी किताब होती है, गुड स्टोरी टेलिंग ये है कि आप माशरे की अक्कासी करते हैं, माशरे में चीजें हो रही हैं, लेकिन उस अक्कासी के साथ साथ आप एक मॉरल मैसेज देते हैं, आप गलत को गलत दिखाते हैं, आप मकाफाते अमल का एक एलिमेंट रखते हैं, आप सिर्फ वो कहानियां नहीं बताते, आप उनकी पॉजिटिव रिटरेशन देते हैं। तो हमारे ड्रामों में बताते हैं ये मैसेज होते हैं अच्छे, लेकिन अच्छा अगर काम भी हो रहा है। एक हमारा बहुत हिट ड्रामा था मेरे पास, तो वो जितना देखा गया, तो उसके एंड में क्या उसका क्या मैसेज था? उसका क्या मैसेज था? उसका कोई मतलब ऐसे ड्रामा जितने जिसका मैसेज क्या था? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इल्जाम व्यूअर्स को भी देती हूँ ना, कि अगर रेटिंग तो आप आप एक ड्रामे को इतना हिट करें, और अब तो रेटिंग की गेम से आप हट जाएं, अब आप आ जाएं यूट्यूब व्यूज पे, ठीक है? जी 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 जी, क्योंकि रेटिंग का भी हमें पता है वो इतना वो नहीं होता, लेकिन आप लोग एक चीज को देखते हैं और पॉपुलराइज करते हैं, और फिर आप उसको गालियां भी देते हैं। क्यों देखते हैं फिर? फिर आप उस चीज को देखें ना जो कि एक्चुअली अच्छा कंटेंट आया है। लेकिन अच्छे कंटेंट को देखता कौन है? हम भी इतना अच्छा हम कंटेंट कर लेते हैं, इतना पढ़ा लिखा कंटेंट कर लेते हैं टीवी पे, उसके यकीन माने कि उसके वो रेटिंग नहीं आएगी जितना मुझे लगेगा कि हम एक बड़ा मुतवस्सित तबके का बड़ा, और या ऐसी चीजें मुझे लग रहा कि नहीं शायद ये इतनी अच्छी नहीं लगे, उसको कंटेंट मिल जाता है। मैं पढ़ा लिखा शो इतनी बार मैं कर चुकी हूँ, तो बड़ा दिल दुखता है, मतलब मुझे लगता है कुर्सी का हक अदा कर दिया, लेकिन एंड में मुझे रोना आ जाता है कि अच्छा मैंने क्यों किया, मैं ना ही करती तो बेहतर था। मतलब अपने शो की स्टैंडिंग खराब करते हैं। लेकिन जब आपने जैसे यूट्यूब व्यूज की बात की, आपको लगता है कि आजकल जैसे अभी पिछले दिनों दानिश नवाज हमारे शो में आए थे, बात कर रहे थे कि आजकल ना हमें बड़ा केयरफुल होकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिटरली भूल गए हैं कि मॉर्निंग शोज कौन से हैं, टीवी के शोज कौन से हैं और पॉडकास्ट कौन से हैं। बहुत तो सारी बात से अग्री करती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज आपका, आप जो बोल रहे हो आपका व्यू बढ़ा रही है। बिल्कुल, मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, इसीलिए हमने ना सीखा ये कभी। मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि एटलीस्ट आई जस्ट फील दैट यू नीड टू बी ऑनेस्ट। आई मीन आई नो एट द एंड ऑफ द डे आप फेस भी करते हो, उसका प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन एक जो सच का जो है ना, वो हमारा एलिमेंट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ वो कहीं खो गया, because we are so careful all the time in everything that we have lost the difference between telling lies, वो कहते हैं, और सच, मतलब भूल गए हम कहते हैं। बट स्टिल इवन आप झूठ और सच में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि, क्योंकि देखें ना पहले क्या होता था, लोग सर्च करते नहीं आते जी की तस्वीर आ जाती थी, अब आप किसी के बारे में सर्च करें तो उसकी वीडियोस भी आ जाती हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं कि बाद में हमारे सर्च में हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा रहेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी देयर सोशल मीडिया के दौरान। देखिए दोनों चीज़ें हैं, आप सच बोलें और आप ज़रूर बोलें, लेकिन बात सिर्फ वो नहीं होती जो कही जाती है, बात करने का एक तरीका भी होता है, आप वो बात किस तरह कन्वे कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो मुझे एक ज़ाती तौर पे थोड़ी सा परेशानी है कि अब पॉडकास्ट के नाम पे और इंटरव्यूज़ के नाम पे जो लोग जिस तरह के सवालात करते हैं हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, और आपका काम बहैसियत एक मेज़बान, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी एंकरिंग और होस्टिंग की है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप
अपने मेहमान की भी तजलील ना करें, ऐसी बात ना करें। और स्पेशली आपका देखिए लाइव शो है, लाइव में कितना आप फिल्टर लेके चल रहे होते हैं मुझे पता है। हाँ। लेकिन कई दफा आपका रिकॉर्डेड शो है, कोई बात हो भी जाती है, चले किसी ने इन कॉन्फिडेंस आपसे कुछ शेयर कर दिया, मार्जिन है। अब आप उल्टा उसकी एक बात यहाँ से ली, दूसरी यहाँ से ली, उसको जोड़ के आपने टीजर बना दिया, वो टीजर वायरल हो गया और उसके बाद वो बात जो रेफरेंस था उस कॉन्टेक्स्ट का वो तो रहा ही नहीं। सो आपने बात गलत कन्वे कर दी। दूसरी तरफ हर किसी को शौक हो रहा है इंटरव्यू देने का, तो आप जा रहे हैं और आप जिसे कहते हैं ना, यू जस्ट बेसिकली रिगर्जिटेटिंग एवरीथिंग। बिल्कुल सही। भाई आप सोच समझ के बात करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी आयद होती है और जो इंटरव्यू ले रहा है उस पर भी आयद होती है कि आप माशरे में बिगाड़ तो नहीं ला रहे हैं, क्या आप ऐसी बातों को छेड़ तो नहीं रहे हैं जिनकी वजह से नुकसान हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी तो आप फैमिली के रिलेशनशिप में भी निभाते हैं ना। बड़े बैठे हैं तो आप एक लिहाज में वो बात नहीं करते, बच्चों के सामने भी आप केयरफुल होते हैं, अपने पीयर्स में यू हैव टू सी आप कहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। वो लाइंस ब्लर हो गई। देखा जाए फैसली कुरैशी की भी जो मदर की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी, जो कि वीडियो अभी रिसेंटली नहीं थी, वो वीडियो पुरानी थी, वो कुछ सालों पहले की थी और उसके बाद जिन्होंने वीडियो बनाई थी उन्होंने फिर वो वीडियो निकाली और फिर उसकी वो जो क्लिप है वो लगा दिया और उसके बाद इनको नहीं बैन किया जाए जो ये कल्प्रिट्स हैं, जो पुरानी वीडियोस निकाल के और पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या सिस्टम है तो मुझे नहीं मालूम, इतना डिटेल मुझे नहीं मालूम है किस तरह। देखिए बैन्स जो होते हैं ना उससे कुछ अचीव नहीं होता, नहीं होता। आपको चीज़ों के ऊपर रेगुलेशन करनी चाहिए, लेकिन रेगुलेशन का भी है कि माजरत के साथ जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वही अपना काम ठीक नहीं कर रहे होते। मतलब एक जगह पे तो कुछ भी चल जाएगा कि आप शॉक में रह जाएंगे, हाँ। दूसरी जगह पे लॉजिकल चीजें भी नहीं होती, वो भी काट देते हैं। लेकिन जैसे भी आपने बात की ना कि बहुत सारी जगहों पे हम कहते हैं जी हमारा जो होस्ट है उसने कुछ सवाल चले वो पूछ लिया और उसके बाद भी मार्जिन होता है कि चलो ठीक है अगर आपने कुछ रिकॉर्ड किया है और आपको लग रहा है कि एक ऐसी चीज़ है कि जिससे मेरे गेस्ट की भी तजलील हो रही है और ये गेस्ट किसी और की भी तजलील कर रहा है, गेस्ट को नहीं पता चला, वो अपने फ्लो में बोल गया, तो ये आपके पास मार्जिन नहीं होता कि आप उसको काट दें। आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्या है? आज अगर आप यहाँ अपनी इस कुर्सी पे बैठी, आपने कहा इस कुर्सी का हक, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो आपकी कुर्सी का ये एक फर्ज होता है कि आप अपनी भी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। बिल्कुल। अगर आप गलत बात को वायरल कर रहे हैं क्योंकि आपकी पॉडकास्ट को व्यूज मिलेंगे जो कि मोनेटाइज होंगे, आपका फायदा होगा, तो फिर आपने अपनी कुर्सी का हक अदा नहीं किया। आपने कहा आपने कमा तो लिया ना, तो बस ये बात आ गई, अब हक की तो बात ही नहीं, मिसबाह वाली एवरीथिंग, आपकी सारी चीजें तबाह हो जाती है। मनी इज द गेम। अच्छा चलिए मैं जरा तो मूड चेंज करती हूँ, मुझे बताएं कि सिमी आपा आपके साथ कौन से ऐसे किरदार जिनके साथ आपको काम करने का बहुत मजा आता है? कोई ऐसे आप मुझे 3 नाम बताएं कि अगर आपको स्क्रिप्ट का भी नाम बताया जाए कि स्क्रिप्ट क्या है और आपका मेल और फीमेल दोनों और आपको बताइए कि आपके साथ मतलब लाइक फन है वो सेट पर, उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो बहुत सारे, सैफी हसन उनके साथ तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे काम करके। और फीमेल्स में कुछ अज़रा मोयुद्दीन के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत सारे हैं। और अगर मैं एक्ट्रेस की बात वो करूँ कि अगर स्पेसिफिक में जो अभी आजकल यंग एक्टर्स, यंग में तो बहुत सारे हैं। यंग में किनकी अम्मा बनके ना आपको वाकई लगता है कि हाँ ये आप उसमें अपना ना मुस्तफा अली को समझती हैं? मैं सबकी अम्मा बन जाती हूँ और सबकी अम्मा लगती हूँ, क्योंकि मैं सब में मुस्तफा अली ढूंढ रही होती हूँ। आप कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ऐसी की भी अम्मा बनी हो जिससे आप शायद हार्डली 2 साल छोटी हो या बड़ी हो? कभी ऐसा आपके साथ हुआ? मैं सबसे बड़ी हूँ, इस सेट पे भी मैं सबसे बड़ी हूँ। इस पूरे सेट पे भी मैं सबसे बड़ी हूँ। तो ये सवाल तो तुम ना ही पूछो मुझसे। लेकिन सबूर है और बहुत सी हैं जिनके साथ बहुत अच्छा रहता है। किंजा है, बहुत सारी हैं, सबके साथ अच्छे एक्सपीरियंस। हिना जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, लेकिन मुझे छोटी सी भी ब्रेक लेनी है। मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो शो को आगे बढ़ाएंगे, कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं सीमी जी से पूछी थी कि वैसे कौन से 3 नाम हैं कि अगर जो उनके सामने आए तो कोई भी ड्रामा उन्हें करना हो या चलो फिल्म भी करनी हो तो आप स्क्रिप्ट नहीं पूछेंगे, आप फ़ौरन हाँ कह देंगी। तो उन्होंने तो जवाब दे दिया। हिना जी आप बताएं कौन से ऐसे 3 नाम हैं? बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया, लेकिन आई थिंक मर्दों में
खालिद अनम और उमैर राना। मतलब उमैर राना मेरी टीचर भी है, बड़े जबरदस्त। हाँ, मतलब आई फील के दे आर लाइक फैमिली फॉर मी। और ख़वातीन में शमीम हिलाली, फॉर श्योर, शी इज सच अ वंडरफुल, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल पर्सन। यंग लॉट में अगर आप जिसको देखना चाहें तो उस्मान खालिद भट्ट। ओह हाँ, वो कैसे भूल देते हैं, बाकी शक्ल भी मिलती है, जब किरदार भी साथ करते हैं तो वाकई। सो वो भी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो उसको तो मतलब मैं तो चाहूंगी उसका काम करूं, बट ऐसे किया नहीं है। मदीहा इमाम, आपने पूछे नहीं वो कहाँ है, मतलब वो भी अब वैसे वो इतना जरा काम नहीं करे जितना उनको करना चाहिए। वो भी थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है। सो वो ये वाले स्क्रिप्ट्स जो आजकल होते हैं वो नहीं करना चाहता। फिर उसको मैंने कहा तुमने अपने आप को कन्फाइन कर दिया। फिर मैं आजकल के बच्चों से कहती हूँ कि बेटा आप इतने सिलेक्टिव नहीं हो सकते। यू नो, जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस का नाम है और वो कोई गाली नहीं है। कॉम्प्रोमाइज, आप उसमें से बेहतर चीज देख लें और फिर ऐड योर सेंसिबिलिटी टू दैट एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट। हम भी यही करते हैं ना। सो कुछ आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा सिलेक्टिव ठीक है। आप जरा सारा प्रोजेक्ट्स करें, दिस इज द टाइम के जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स करने चाहिए कि हमें तो भाई चाहिए गुड लुकिंग हीरो, तो आप फौरन जो है वापस आए। आप बताएं जी, आपको 3, अगर आपने तो खैर अगलों को स्ट्रीम नहीं, लेकिन फिर भी कोई 3 ऐसे लोग जिनके साथ कोई भी फर्ज करे आपने प्रोजेक्ट करने हो तो आप फौरन हाँ करने के, अगर ये 3 लोग हैं तो आई एम गुड। जो यहाँ पे बैठे हैं उनके अलावा ना, इनके अलावा वरना तो कहेगी कि मैं हूँ सबसे, 2 तो मैंने फिर बोल दिया। इनको भी ड्रामा करना है मेरे लिए। डायरेक्ट करना है। मैंने ज़्यादातर जिन लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया है काम करने का, उसमें आई वुड से समीना पिरज़ादा, आई हैव लव्ड वर्किंग विद हर। एंड देन देयर इज साजिद हसन, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, तमीज़ से रहें तो बहुत अच्छे एक्टर। जज्बाती एक्टर्स को संभालना पड़ता है। ही इज वेरी ब्रिलियंट एंड आई थिंक नादिया जमील ऑल्सो। मुझे ऐसे लोग पसंद है कि जो घुस जाए उसके कैरेक्टर में घुस जाए और दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि ये कैरेक्टर है, उसका क्या है, वो फलाना है। तो यू नो यू व्हेन यू ओन द कैरेक्टर्स, तो वो चीज जो है ना वो कुछ और ही निकल के सामने, कुछ और ही निकल के आपके एक्टर्स अगर वो सही रोल्स में कास्टिंग सही हो जाए ना, then it's just फिर आप बस बैठ के ना मॉनिटर के सामने जिंदगी बस सफल बड़े मजे की। डायरेक्टर भी आपको ऐसा चाहिए ना, वरना ऐसे एक्टर जो जिनके 20 क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, उसकी बैक स्टोरी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़हन में होनी चाहिए। तो कुछ डायरेक्टर्स तो मतलब कंटेंट के लोग आपको ये कहते हैं नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे फर्क पड़ता है, मुझे उस कैरेक्टर को अपनाना है। आपकी चाल बदल जाती है उस बैकग्राउंड से, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, पूरा आधा घंटे का लेक्चर देते हैं बिल्कुल, हम जाते हैं, बड़ा मजा आता है। द होल प्रोसेस इट्स फन, इट्स क्रिएटिव। और मेरे इतने हिट्स हुए हैं इसके, मेरे साथ बहुत मैंने बहुत किए हैं मिसबा के साथ, और माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे गए इसके। लारा, लैला मजनू। मैं अब आपको ना कुछ जरा पिक्चर्स दिखाने लगी हूँ, क्योंकि अब हमारा जो सेगमेंट उसका नाम है जी मेरा पैगाम पाकिस्तानियों के नाम। तो मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी और उस तस्वीर को देखकर आप लोगों ने अपना पैगाम देना है कि इन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है। तो जी जरा पहली पिक्चर दिखाई जाए प्लीज। जी, जो लोग वो लोग जो सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, आप उनको क्या पैगाम? इसको पैगाम मैं दे दूं? जी प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें, निस्फ ईमान भी है, और सफाई से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, आप की पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है और आप बीमार बहुत कम होते हैं। प्लीज़ सफाई का बहुत ख्याल रखें, स्पेशली रोड्स पे जो कूड़ा फेंक देते हैं लोग, घर के बाहर फेंक देते हैं, ये भी आप ही का घर है जहाँ आप रह रहे हैं। प्लीज़, पाकिस्तान हमारा घर है, उसको प्लीज़ साफ़ रखिए, ये मेरा पैगाम है सब लोगों से। और सिर्फ ये नहीं है, मतलब आपको नजर आ रही है कि आपने कचरा यहाँ फेंकना है, इतने आप काम चोर हैं कि आपने बजाय कि वहाँ 2 कदम और चलेंगे तो टूटेंगे थोड़ी टांगे। बिल्कुल, वहाँ जाके फेंक दे, फिर निशान लेके फेंकेंगे, बाहर गिर गए तो बाहर गिर गया। ये जब शूट्स पे जाते हैं ना जी, हमारा यही होता है, जब मैं शूट्स पे जाती हूँ मेरे क्रू को यही होता है कि कहीं कोई पान नहीं खाएगा जहाँ भी शूट कर रहे होंगे, दूसरा कोई स्मोकिंग नहीं होगी, स्मोकिंग बाहर होगी और सिगरेट उसका वो होगा, और कहीं मैंने कोई टिश्यू देखा ना, एक्टर्स करते हैं मैंने कहा कोई नहीं करेगा, आप उनको मना करेंगे या आप थैली लेके जाएं एंड कलेक्ट इट सो दैट यू लीव द हाउस द वे इट इज। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? देखें बाहर कचरा पड़ा हुआ है, अंदर नहीं है, बाहर कचरा पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, उन्होंने कहा ना कि सफाई निस्फ ईमान है, तो निस्फ का मतलब है कि अंदर भी सफाई चाहिए, जहन की, जिस्म की, उसके साथ साथ निस्फ जो बाहर की है,
तो ही आपका ईमान मुकम्मल होता है, वरना आप वाकई बेईमान कहलाएंगे। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी। अच्छा जी, सड़कों पर जगह जगह डबल पार्किंग करने वालों को आप तीनों क्या पैगाम देना चाहेंगी? इनके लिए कोई पैगाम नहीं है, कभी सही नहीं होंगे। मेरे पास पैगाम है कि आप लोग जब डबल पार्किंग करते हैं तो बस ये याद रखिएगा कि हो सकता है कि जिस तरह आपने किसी की गाड़ी और रास्ता ब्लॉक किया है, खुदा ना खास्ता किसी वक्त आपकी गाड़ी या रास्ता ब्लॉक हो जाए और जब आपको इमरजेंसी हो, आपके घर में आपके बच्चे को, आपके बुजुर्गों को कोई इमरजेंसी हो, तो आप सोचिएगा, फिर मकाफात अमल का मतलब समझ आएगा। और मैं ये कहूँगी कि उनकी अथॉरिटीज़ को कहूँगी कि जहाँ डबल पार्किंग आपने दी हो, बस आप कुछ ना पूछें, आप गाड़ी उठाएं और ले जाएं। बिकॉज ये इतनी ये गलत बात है ना कि आप फंस जाते हैं किसी और, इतनी इनसेंसिटिव बात मुझे गुजर में साइड में तो अब सोचे कि कोई मैं इतने गुस्से में हूँ कि मैं कोई जवाब ही नहीं देना चाहती, मैं थक गई हूँ। अगली जरा में पिक्चर दिखा दे जी। अच्छा जी, अगली आपका जो मैसेज हम लेना चाहेंगे वो मैसेज है जी कि वन व्हीलिंग करने और करतब दिखाने वालों को भी कोई पैगाम दे दें जरा प्लीज। खुदा के लिए आपके माँ बाप होंगे, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उन पर क्या गुजरेगी, प्लीज़ खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए। यही पैगाम है मेरा। ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है और आप पर उसकी ज़िम्मेदारी है। आप लोग जो ये रिस्क लेते हैं, जिस चीज़ के लिए लेते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन ना सिर्फ ये कि आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी इस रिस्की बिहेवियर की वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी, उसका पूरा ख़ानदान तबाह हो सकता है। ये मोटरसाइकिल्स जब आकर लगती हैं ना गाड़ियों में, पूरे पूरे ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें खुदा के वास्ते, और कुछ मुल्क का भी ख्याल करें, कुछ अपना ख्याल करें, और अपना दिमाग सही जगह पे लगाएं, इन फजूलियात के अंदर ना लगाएं। कानून नाफिज करने वाले कहाँ सो रहे होते हैं, बस अथॉरिटीज यहाँ भी आती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। लेकिन बात सुने, अगर आप लोगों को लग रहा है ना वन व्हीलिंग करने वालों को क्या बड़े हीरो लग रहे हैं, बिल्कुल हीरो नहीं लग रहे, जीरो लग रहे होते हैं, जीरो लग रहे होते हैं, बड़े बेवकूफ़ लग रहे होते हैं, बड़े नाहिंजार लग रहे होते हैं। अच्छा जी, उन लोगों को भी कोई पैगाम दे जी जो सख्त बात करके कहते हैं मैं तो साफ हूँ। देखो भाई, बुरा ना बनाना, इसलिए मैं ना, मुझे साफ साफ बात करने की आदत है। आप बिल्कुल साफ बात करें, लेकिन किसी को हर्ट ना करें, इस तरह से बात ना करें कि किसी का दिल दुखे। यही मैं कह सकती हूँ बस। कभी कभी खामोशी भी दानिशमंदी होती है। हाँ, खामोश रहने, साफ गो होना चाहिए, लेकिन जैसे कि कहा कि सोच समझ के साफ गो होना चाहिए। जहाँ पे वो कहते हैं ना, साइलेंस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, जो हमें सिखाया गया कि कहीं कहीं आपको चुप रहना भी बहुत कुछ कह सकते हो, आप चुप रह के भी कुछ बहुत कुछ कह सकते हो। सही। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी जनाब। वो लोग जो कुछ भी कहते हैं और फिर मुकर जाते हैं, और उनके उनके लिए कोई पैगाम, ये जो अक्सर लोग कह के मुकर जाते हैं, कुछ कह के मुकर जाते हैं। हमने आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप कैसा फील करेंगे? गुस्सा आता है, और क्या कह सकती हूँ मैं इसमें। हाँ, होना नहीं चाहिए ऐसा, बिल्कुल। बड़े बड़े लोग होते हैं। सी बात है, बस यही कहूँगी कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन सच आप भी जानते हैं और ऊपर वाला भी जानता है, और कभी ना कभी हिसाब होगा। मैं तो उन लोगों की तलाश कर रही हूँ जो मुकरते नहीं है सच। थोड़ी सी वो परसेंटेज रह गई है कि आप उनकी तलाश में कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। अच्छा, वैसे कोई पर्सनल आप लोगों के साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने आपसे कोई बात की, कमिटमेंट के बाद लोग मुकर? रोज होता है। अरे मुझे लगा कोई एक वाकया होगा। रोज होता है ऐसा, लेकिन अब आप इम्यून हो चुके, हम आदी हो चुके हैं, तो हमें याद नहीं रहता। याद रहता सच अब ये पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है। हमें फर्क नहीं पड़ता जो ये नहीं करते। जब आपको कन्वीनियंट होता है आप कुछ कह देते हैं, जब आपको कन्वीनियंट होता है तो उससे हट ही जाते हैं, आपको एमनीजिया हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं 3 ऐसी चीजें जिसमें बच्चों की तरबियत करते हुए आपको खास ख्याल रखना चाहिए। 3 ऐसी चीजें। सबसे पहले तो बच्चों को सच बोलना सिखाएं। दूसरा, बड़ों की रिस्पेक्ट और छोटों की रिस्पेक्ट भी करना सिखाएं। क्योंकि मेरे माशाल्लाह 4 पोते हैं। बच्चों को तो मैं भूल चुकी हूँ, पहले ही मैंने कहा है, तब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है घर में। कि जो सबसे बड़ा पोता है माशाल्लाह ही इज़ 15, और जो सबसे छोटा पोता है मेरा वो 2 साल का है। तो मैं वो बड़े पोते से कहती हूँ छोटे की भी रिस्पेक्ट करो, और छोटों से भी कहती हूँ बड़े। ये ट्रेनिंग आपकी बेसिक होती है जो घर से होती है। सेकेंडली, वही हाइजीन का मसला मेरा एक मसला है, ये बहुत बड़ा, वो मैं सिखाती हूँ अपने बच्चों को। क्योंकि मेरा घर, मिसबा को मालूम है कि कहीं भी तुम्हें कोई डस्ट नज़र नहीं आएगी मेरे घर में।
वो एक चीज़ मैं सिखाती हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाई है और अपने पोतों को भी सिखाती हूँ। और सेकेंडली एजुकेशन, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, A+ नहीं चाहिए, B+ आए, लेकिन आपकी एफर्ट पूरी होनी चाहिए। मैं ये ना देखूं कि एग्जाम्स हैं तो आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और 4 घंटे खेल रहे हैं। दिस इज़ नॉट ऑन। बस ये चीज़ हो, आगे अल्लाह मालिक है, आगे अल्लाह वो मालिक है। किस्मत है। लेकिन चीज़ें क्या 3 चीज़ें सिखानी चाहिए? आई थिंक बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि वो उन्हें आप ग्राउंडेड रखें। उनको ये एहसास हो, उनमें दूसरों के लिए एहसास हो, वो अपने आप को, उनका दिमाग आप इतना ख़राब ना कर दें कि वो अपने आप को ही तुरम खान समझने लगें। वेरी वेरी इसेंशियल कि उनको आप इंसानियत सिखाएं, अपनी औकात में रहना सिखाएं। दूसरी चीज़ सफाई, अंदर की बाहर की, क्योंकि अगर आपका ईमान कमज़ोर है तो आप इंसान कमज़ोर हैं। बिल्कुल। सो सच्चाई, ईमानदारी, वो सब चीज़ें आपकी कहते हैं ना गुट्ठी में होनी चाहिए, कि वहीं से आपकी शुरुआत हो। तीसरी चीज़ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर पीपल। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। इवन मियाँ बीवी के रिश्ते में जब आप आगे जाकर बड़े होकर आप इंशाल्लाह लोगों की शादियाँ होती हैं, तो रिस्पेक्ट का सिर्फ आप जनाब मतलब नहीं होता, दिल से इज्जत देना है कि उस इंसान की ख्वाहिशात का भी एहतराम करें, उसकी ज़रूरतों का भी एहसास करें, उसकी ओपिनियन को भी बर्दाश्त करें। आई थिंक इन चीज़ों से ना आप बहुत ज़रूरी, हाँ, एक अच्छा और कंप्लीट इंसान बन सकते हैं। हाँ, और चाहे घर में डोमेस्टिक स्टाफ है ना, उसका इज्जत करना ज़रा से हर किसी की, हर किसी को चाहिए। हाँ जी, इस बात मुझे जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, वो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एक आपकी रिलेशनशिप अल्लाह मियाँ के साथ बहुत अच्छी हो। बाय दैट आई डोंट मीन बहुत ज़्यादा, मतलब सब हो रिलीजियस वगैरह सब, उनमें स्पिरिचुअल एक रिलेशनशिप की बात करें कि यू शुड नो दैट ही इज़ देयर एंड दैट ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जहाँ पे आपके पेरेंट्स हो नहीं हो, वो होगा वो किसी तरह आप उनके अंदर इनकलकेट कर लें तो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है कि काइंड हो। काइंडनेस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ मिसिंग इन आवर वर्ल्ड, कि जहाँ हमें मौका मिलता है हम काइंड नहीं होते। एक दिन में एक काइंडनेस कर लें, अपने दोस्त को काइंडली वो कर लें, आपकी तबीयत में काइंडनेस होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ ये है कि एहसास, काइंडनेस के साथ साथ एहसास भी है कि आप, आई थिंक नहीं, एक मैं चेंज करूँगी। मैंने जब कल के मैच के बाद मैंने एक और चीज़ सोची लॉयल्टी टू योर कंट्री। वो बचपन से ही उनके अंदर सिखाएं कि आपका मुल्क आपकी माँ है। एंड इफ यू कैन बी ऑनेस्ट टू योर कंट्री, अपने अंदर से आप सब चीज़ें भूल के अपने मुल्क के लिए अगर आप ऑनेस्ट हो जाएं तो आपका मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। दिस इज समथिंग आई वुड वांट ऑल द चिल्ड्रन। आई थिंक इट इज़ टाइम, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि बच्चों में प्रोग्रामिंग छोड़ के बच्चों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, बिकॉज जो ये नई जनरेशन हमारी बड़ी होगी ना, दिस इज द जनरेशन दैट नीड्स गुड थॉट। मिस जी मैं भी सोचा, और दूसरी बात है हमारे बच्चे ग्रेटफुल नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि मेरी जो जनरेशन है वो लास्ट जनरेशन है जो कि ग्रेटफुल है माँ बाप की। उसके बाद तो बच्चे कहते हैं आपने मतलब किया ही क्या था जो हम आपकी ग्रेटफुल, आपने किया ही क्या था। मतलब अभी भी होते हैं कि अच्छा एक महंगी जूती ले दी तो वो भी याद है कि अच्छा जितनी महंगी जूती ले दी ना, तो ये बच्चों के जिंदगी का जो पेस है ना बहुत तेजी से जा रहा है, मटीरियलिस्टिक बहुत है, पैसा सब कुछ। क्योंकि आज का हमारा स्पेसिफिक जो शो भी है हम खवातीन के मतलब जो हाई अचीवर्स उनके वाले से बात करें, खवातीन के बारे में ऐसे कहीं बात की जाती है कि, और हम ड्रामास में भी जो देखते हैं कि जी औरत ही औरत की दुश्मन है। तो आप इस बात से कितना अग्री करती हैं, फिर इसको निगेट करेंगे? देखो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कभी हुआ नहीं ज़िंदगी में कि औरत ही औरत की दुश्मन हो, तो मैं इस बारे में इतना कुछ बोल नहीं सकूँगी। बट मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं जिस सर्कल में मैं रहती हूँ, तो मैं बहुत प्यार देती हूँ उन्हें और इन रिटर्न वो मुझे बहुत प्यार देती हैं, तो मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं हुई। कभी समझिए होता है कि आपकी दोस्त भी जो आपके लिए आपकी बचपन की दोस्त होती है वो भी समहाउ कहीं ना कहीं आपसे इनसिक्योर होती है। बिल्कुल होती होंगी, लेकिन मुझ में ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो ये बात जानती हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, बस मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इनसिक्योर हो रही हूँ या मुझसे कोई इनसिक्योर भी हो रहा होगा तो मुझे फील ही नहीं होता। क्योंकि अब ये नहीं ना कि कोई दूसरी औरत आएगी, आपकी बहन भी, जो ड्रामा से देख भी नहीं कि आपकी बहन भी, सगी बहन भी वो आपसे इनसिक्योर है, वो आपकी दुश्मन है, आपकी सास आपकी दुश्मन है, आपकी दोस्त इस पे कभी सोचा ही नहीं है मदिया ने। हाँ है ना जी। आप मदिया, हम खुशकिस्मत लोग हैं। बिल्कुल, जैसे सिमी ने कहा कि हम शायद अपनी ज़ात में सिक्योर हैं, तो ना हमें किसी से हसद या जलन होती है, ना ही अल्लाह का एहसान है हमें एहसास हुआ है कि हमें किसी को हमसे हो रही है।
लेकिन हाँ, माशरे में ये चीज़ें हैं, मगर आप माशरे का सिर्फ एक रुख ना देखें। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में, मेरे रिश्तों में जितनी सपोर्ट मुझे ख़वातीन से मिली है, राइट फ्रॉम माई टीचर्स टू व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, टू माई फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, माई मदर, माई सिस्टर्स, अब मेरी भांजियाँ, मतलब मुझे लगता है कि औरत दूसरी औरत को यूं पकड़ के चलती है, लेकिन उसके लिए वही वाली बात आती है कि आपकी तरबियत कैसे हुई थी, आप में शुक्रगुजारी है, आप में एहसास है, आप में दूसरे की तकलीफ का की एहसास और बर्दाश्त है। ये वो चीज़ें होती हैं, उसमें फिर जेंडर नहीं रहता। मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो ख़वातीन को भी डैमेज कर रहे होते हैं। सही। सो इट्स नॉट अबाउट जेंडर। अच्छा, ये जो फेमिनिज्म की जो टर्म है, आपको लगता है कि लोग इसका सही मतलब ले रहे हैं? इवन वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म की टर्म के वाले से बात भी करें, वो भी इसका सही मतलब समझ पाए हैं? फेमिनिज्म पे एक चीज़ पे तो आप फौरन चले जाते हो ना, आई डोंट वांट टू से द लाइन दैट इज ऑलवेज देयर। फेमिनिज्म इज नॉट दैट। फेमिनिज्म इज प्रमोटिंग ईच अदर। फेमिनिज्म इज कि आप औरत को रिस्पेक्ट दिला रहे हैं कि आप औरत हर वो काम कर सकती है जो कि मर्द करता है, इक्वल राइट्स और एक अच्छे तरीके से। मतलब ये नहीं है कि आप जाके लड़ने शुरू हो जाओ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यू डोंट इवन, और हमारा जिस तरह का माशरा है मदिया, हम लड़ने वाली औरतें नहीं हैं। हम उसी माशरे में, वो जो शुरू में बात हो रही थी कि अब्बा, ये उसी माशरे में अपने भाई को, अपने अब्बा को रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ के, लेकिन अपनी जो ये एक शनाख्त है ना, उसको हमने आगे लेके जाना है। वी डोंट जस्ट गिव इन जस्ट बिकॉज के हमारे बड़े किसी आदमी ने कह दिया कि आप नहीं कर सकती। एक्सप्लेन करें क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ठीक है नहीं करेंगे। मैं जो अनफॉर्चुनेटली फेमिनिज्म का मतलब जो लोगों ने बना लिया है ना, वो मैं माजरत के साथ एक लफ्ज़ यूज़ कर सकती हूँ कि मर्द मार किस्म की औरत है। ये जंग मर्द और औरत की नहीं है, ये जंग इस चीज़ की है कि जैसे सबके राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं, इवन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि एक औरत सिर्फ एक बेटी या बीवी या माँ या बहन के उस रोल से निकलकर वो एक इंसान भी है, उसकी अपनी ख्वाहिशात भी हैं। सो फेमिनिज्म इज अबाउट, आई फील कि आपका जेंडर और दूसरा जेंडर उनको साथ लेकर चलेंगे। क्विकली बस क्योंकि इजाजत लेनी है। आपको क्या लगता है? दोबारा सवाल करें। वही कि फेमिनिज्म का सही लोग कंसीव करते हैं? हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते, सही करते हैं, बस चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सुबह मॉर्निंग शो में इतनी ये नहीं जल्दी होती है, सीमी जी लेकर होती है। बहुत शुक्रिया इन्हें जी, आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।